हेलो नमस्कार दो साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनसान क्लास में। ठीक है, चलिए आज हम जो प्रोनाउन पढ़े थे पिछली कक्षा में उसको हम एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग, ठीक, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेक्ट इम्फेक्ट प्रोनाउन, ठीक, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। पर्सनल, इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, रेसिप्रोकल, ठीक, डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक। और है आपका इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इतने प्रोनाउन हैं हमारे, ठीक। तो इन प्रोनाउन के विषय में हमने क्या पढ़ा था? पहले सबसे पहले हम पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग, मान लीजिए जैसे जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के लिए किया जाता है, यानी कि वो एक ही हो, ठीक है। जैसे आपको बताया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको बताया गया है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर के हिसाब से बताया गया ना कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जैसा एक ही हो। उसी प्रकार ये भी अब हमारा है पर्सनल प्रोनाउन भी, ठीक है। जो व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रकट की जाए वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। फर्स्ट पर्सन किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा, जो जो बात करे वो हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। जो बात जिससे बात की जाए वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएगा। जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड आपको बताए गए थे। आई बी, मी माई माइन, आई बी, मी माई माइन, आवर, ठीक। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड आपको बताए गए थे यू, योर, योर्स, ठीक। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले आपको वर्ड बताए गए थे ही, शी, इट, दे, ठीक। ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देम, ठीक। ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देम, ये हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं, ठीक। आगे आपको चार्ट के माध्यम से बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के विषय में कैसे कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक। चार्ट के माध्यम से भी बताया गया था आपको। तो चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया था कि कुछ होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो सिंगुलर होते हैं, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस जो प्लूरल होते हैं, ठीक। अब सिंगुलर में भी 3 पार्ट आपको बताया गया था। एक नॉमिनेटिव केस में बताया गया था, एक पॉजेसिव केस में बताया गया था, एक ऑब्जेक्टिव केस में बताया गया था। अब प्लूरल में भी आपको बताया गया था 3 पार्ट में, एक नॉमिनेटिव, एक पॉजेसिव, एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको कैसे बताया गया था? फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन होंगे? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक। मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, ठीक। आगे और बताया गया था आपको सेकंड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? थाउ, थाई, थी, यू, योर, यू, थाउ, थाई, थी, यू, योर, यू, ठीक। तू, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको, तू, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको, थाउ, थाई, थी, यू, योर, यू, तू, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हारा, तुमको। ये है आपका सेकंड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड। अगर आगे आपको बताया गया था थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होंगे। अब थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको, ठीक है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड है। अब इसी के अंतर्गत आपको बताया गया था कि जैसे ही मेल के लिए प्रयोग होता है, ठीक। अब फीमेल के लिए क्या प्रयोग होगा? ही मीन्स भी वह होता है, तो फीमेल के लिए सी का प्रयोग होगा, उसका अर्थ भी वह ही होता है, ठीक।
वह उसका उसको, यानी कि ही हिज हिम था, ही हिज हिम वह उसका उसको था। तो सी हर हर भी वह उसका उसको होगा, ये फीमेल के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, आगे आपको बताया गया था इट इट्स इट। ठीक, इसका प्रयोग भी, इसका अर्थ भी वही होगा, वह उसका उसको। ठीक, लेकिन ये आपका इट इट्स इट्स किसके लिए प्रयोग होगा? बेजानदार वस्तु के लिए प्रयोग होगा। ठीक, न फीमेल के लिए न ही मेल के लिए। ठीक, ये न्यूट्रल जेंडर में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और आपको कुछ एपोस्ट्रोफी के विषय में बताया गया था कि कुछ जो इट्स होता है, इट्स में जो यस लगता है लास्ट में, इट्स के, इसमें हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं इट और यस के बीच में, जो कि गलत है। इट और यस के बीच में हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत माना जाएगा। अगर एपोस्ट्रोफी आपको लगाना ही है तो इट्स ITS, उसके बगल में हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, उसके पहले एपोस्ट्रोफी का उसके बीच में यूज नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताया गया था कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन में ही प्रयोग हो, प्रोनाउन की तरह जिनका प्रयोग होता है। कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो प्रोनाउन की तरह प्रयोग होता है, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं कि उन प्रोनाउनों का ही प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। अब कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग एडजेक्टिव में भी होता है, प्रोनाउन में भी होता है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था माइन आवर्स योर्स हर्स देयर्स। माइन आवर्स योर्स देयर्स हर्स, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे प्रोनाउन की तरह ही प्रयोग होंगे, एडजेक्टिव की तरह नहीं होंगे। और आपको जो बताया गया था माई आवर योर हर देयर, माई आवर योर हर देयर, माई आवर योर हर देयर, ये किसमें प्रयोग होंगे? ये हमारे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होंगे। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताने वाला विशेषण। ठीक, किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। नाउन के पहले लगने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, विशेषण कहते हैं, क्योंकि वो नाउन की ही विशेषता बताता है। ठीक, तो किनका किनका प्रयोग होता है? माई आवर योर हर देयर, इनका प्रयोग क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह होता है, जो कि ये है क्या? वास्तव में प्रोनाउन है, लेकिन प्रयोग किसमें हो रहा है? प्रयोग इसका एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। ठीक है, आगे आपको बताया गया था कुछ वर्ड जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह होता है। कौन है वो? हिज और इट्स। इट्स बेजानदार वस्तु के लिए, और हिज, हिज किसके लिए? मेल के लिए, और फीमेल के लिए हर। ठीक है, ये सभी किसमें प्रयोग होते हैं? ये सभी हमारे प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे आपको बताया गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया गया था आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ होता है दृढ़ता सूचक, नहीं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसकी डिफिनेशन आपको क्या बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स में ही, खेल के अंत में ही, पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म्स के अंत में ही हम सेल्फ या सेल्फ लगाकर उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक, इसका प्रयोग, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका प्रयोग हम एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। ठीक है, और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? ठीक, इसमें आपको बताया गया था माई आवर योर हर हर्स, माई आवर योर हर हिम हर, माई आवर योर हिम हर। इसमें हम इसके लास्ट में, इसके अंतिम में हम सेल्फ जोड़ेंगे, माई आवर योर हिम हर, माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक, हर सेल्फ, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। माई आवर योर हिम हर, यानी कि इनके लास्ट में हम सेल्फ लगाकर उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। और कौन से हैं जो हम सेल्फ लगाकर बनाते हैं? ठीक, वे आपके होंगे आवर योर देम, आवर योर देम, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये क्या है? इनके अंत में हम क्या करते हैं? सेल्व्स लगाकर उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, आगे आपको बताया गया था इंफेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक, इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम जब कर्ता के, अभी जब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था यार, ठीक, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज और जान लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको बताया गया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक, अब थोड़ा सा कम जोर देके पड़ता होगा, लेकिन जब यही इंफेटिक में पढ़ेंगे तो वही चीज यहाँ पर भी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग थोड़ा दृढ़ता से हम प्रयोग करेंगे। ठीक, जो
कर्ता पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव डालेगा, वो ज्यादा दृढ़ता से प्रयोग होगा, ठीक, ज्यादा प्रभाव डालेगा, यानी कि जो ज्यादा दृढ़ता से प्रयोग हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जिसका प्रयोग ज्यादा अधिक दृढ़ता से हुआ है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। बाकी वर्ड वही है, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक, ये से यही सभी वर्ड हैं जो कि हम कर्ता पर अधिक प्रभाव डालेंगे तो वही हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। आगे आपको बताया गया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक, जब दो प्रोनाउंस को परस्पर, जब दो प्रोनाउन परस्पर क्या करते हैं, मिलकर बने हो, ठीक, और परस्पर संबंध प्रकट करें, ठीक, दोनों दो प्रोनाउन मिलकर बने और संबंध कोई प्रकट करें तो क्या होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, परस्पर वाचक सर्वनाम होते हैं। इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया होगा। इसमें आता है ईच अदर, एन अदर, ठीक, ईच अदर, एन अदर, एक दूसरे को, ठीक, यही है ना, एक दूसरे को, या फिर कौन, एन अदर, ठीक, कोई भी, ठीक, इनका प्रयोग किसमें होता है, इनका प्रयोग हम मानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत होता है, क्योंकि ये यही वर्ड है जो दोनों प्रोनाउन है, एनी, एन अदर, एन भी प्रोनाउन, अदर भी प्रोनाउन, दोनों मिलकर बने हैं, ठीक, कोई भी हो गया, ठीक, कोई एक और इसका जो दिया गया है आपको ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक, प्रत्येक एक दूसरे को, ईच अदर प्रत्येक एक दूसरे को, यानी कि ईच भी आपका प्रोनाउन, अदर भी प्रोनाउन, एन भी आपका प्रोनाउन और अदर भी प्रोनाउन, यानी कि दो प्रोनाउनों को जोड़कर जो बने वही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है अर्थ भी बता रहा है, एक दूसरे को, ठीक, कोई एक, ठीक, यही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद आपको क्या बताया गया था, क्या बताया गया था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके विषय में क्या आपको बताया गया था कि ऐसे प्रोनाउन जो संज्ञा की ओर संकेत करें, क्या करें, जो संज्ञा की ओर संकेत करें। ऐसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं आपके बताया गया है, कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्रयोग यह के लिए, यह पास की एक वस्तु के लिए, यह के लिए, ठीक, और दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए, उसका अर्थ वह होता है, ठीक। दीज का प्रयोग पास की ढेर सारी वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग दूर की ढेर सारी वस्तु के लिए होता है, यही होता है ना। तो इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया भी गया था, ठीक है। तो आगे आते हैं, आपको अगला बताया गया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या बताया गया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम है हमारा, ठीक, इनका प्रयोग हम किसी वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है, वही हमारा जिसका प्रयोग हम वाक्य में किसी प्रश्न पूछने के लिए, किसी प्रश्न को पूछने के लिए जो जिनका प्रयोग हम करते हैं वही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सा था, उसमें ककारवाचक है, जो शब्द, जो वाक्य में शब्द का सेंटेंस, वाक्य का अर्थ जो स्पष्ट कर रहा था वो क्या था, ककारवाचक, क्या, किसको, किसे, ठीक, कौन, क्या, यही है ना, क से शुरू हो रहा है, इसी को बोलते हैं ककारवाचक, ठीक। इसका इंग्लिश क्या है, हु, हुज, हुम, यही था ना, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, ठीक, यही हमारा क्या है, सभी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ठीक। आगे आते हैं, यहां तक आपको बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा टॉपिक है जो बचा है, आइए उसको पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो अभी अपना प्रोनाउन ही चल रहा है, ठीक। ये क्या हुआ जी, वर्ड भी बीमार चल रहा है क्या, इसकी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। टॉपिक हमारा है
नाउन सर्वनाम। ठीक है, अब देखना क्या है इसमें कि अब अभी आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो बताया गया। अब आगे हम बढ़ेंगे, अगला है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सातवां है ना ये, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं इसको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इस प्रोनाउन में कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट नहीं होती। ठीक, इस प्रोनाउन में कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, चलिए जैसे आपको दे दिया सम मेनी, नहीं तो पहले इसको आप वर्ड लिख लीजिए, इनके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं, कौन कौन से हैं? सम मेनी ऑल अदर, सम मेनी ऑल अदर। ठीक, सम मेनी ऑल अदर, एनी समबडी फ्यू, एनी ऑल अदर, एनी somebody few। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट। इसका अर्थ क्या है? कुछ व्यक्ति सम पर्सन, कुछ व्यक्ति महान उत्पन्न होते हैं, महान उत्पन्न होते हैं यानी जन्म लेते हैं, नहीं तो जन्म लेते हैं, इसको लिखो।
ठीक, कुछ व्यक्ति महान जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम किसका बोध कर रहा है? यहाँ पर सम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का की ओर संकेत कर रहा है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको बताया गया डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स। ठीक है, डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ भलाई करो, दूसरों के साथ भलाई करो। इसमें अदर्स का प्रयोग किसमें हुआ है? इसमें अदर्स का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह हुआ है। ठीक, और इसमें सम का प्रयोग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आपको रिलेटिव प्रोनाउन, 8वां रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, संबंध वाचक, रिलेटिव प्रोनाउन संबंध वाचक सर्वनाम, यही दिया है, इसको पढ़ना है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको देखते हैं। जब जो सर्वनाम जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़कर अपने से पहले लगे नाउन से आगे के उपवाक्य आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करें। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड, इसको भी देख लेते हैं। इसके दूसरी लाइन से लिखिए, इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? हु,
whom, अच्छा यहाँ पर लिखिए कौन कौन से हैं, हो, whom, whose, which, who, whom, whose, which, what, that, ये सभी हैं। ठीक है। who मीन्स जिनका प्रयोग है। ये हो जाएगा जो, इसका अर्थ क्या होगा, जो, इसका अर्थ क्या होगा, जो, इसका अर्थ क्या होगा, जिसे, इसका अर्थ क्या होगा, जिसका, जिसका या जिसकी भी कह सकते हो। फीमेल होगा तो जिसकी कहेंगे, मेल होगा तो जिसका। which मीन्स जो कि, या जिसने। ठीक है। जो कि ही ठीक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ, व्हाट मीन्स भी क्या होगा, जो ही होगा। व्हाट मीन्स इन तीनों का अर्थ जो ही होगा, जिसने नहीं रहेगा। ठीक है। जो, जो, who मीन्स जो, which मीन्स जो, what मीन्स जो, that मीन्स जो। whom मीन्स जिसे, whose मीन्स जिसका। इनका प्रयोग किस कैसे होता है, इस प्रोनाउन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ जकारवाचक होता है। जकारवाचक होता है। ये सभी ज से शुरू हुए हैं ना, ज ज ज ज ज सब ज से शुरू हुए हैं तो जकारवाचक है। इसी स्थान पर कौन, किसे, किसका, कौन सा, कौन सी, क्या जब प्रयोग हो रहा था, सब में क्या आ रहा था शुरुआत में, तो क्या था, ककारवाचक था। किसमें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वो ककारवाचक में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी जकारवाचक में है। जहां जहां क लगा था वहीं वहीं पर हम ज लगा दिए। ये क्या है, यानी कि ये हमारा जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन का जो अर्थ होगा उनको हम जकारवाचक में उनका अर्थ निकालेंगे। ठीक है। ये रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जैसे देखिए, दिस इज द बॉय। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज, हु गॉट द प्राइज, हु गॉट द प्राइज। चलिए देखते हैं इसको। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया।
चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है, ये हमारा ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, ये जो हमारा है ठीक है, ठीक। चलिए, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। ये है आपका क्लाज। क्लाज को हम बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य बोलते हैं। एक उपवाक्य आपका ये हुआ, अगला उपवाक्य आपका ये है। ये भी क्लॉज है, ये भी आपका उपवाक्य है। ठीक, पहला क्लॉज को दूसरे क्लॉज, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा। यही तो कहा गया था कि जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़कर अपने नाउन से पहले आने वाले अपने से पहले आने वाले नाउन का संबंध आगे के उपवाक्य से प्रकट करता है। ठीक, यही तो है। इसके पहले कौन सा नाउन है? यही तो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। यही है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यही है। ठीक, अब रिलेटिव प्रोनाउन यही है हमारा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन सा नाउन है? यही बॉय ही तो है। यही बॉय जो है, यही रिलेटिव प्रोनाउन है। बॉय क्या है? यही हमारा नाउन है, जिससे क्या कर रहा है? आगे के उपवाक्य का संबंध प्रकट कर रहा है। आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये समझ में आया, दो उपवाक्यों को जोड़ा, अपने से पहले लगे नाउन का संबंध आगे के उपवाक्य से प्रकट करता है। ठीक, यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एक आध एग्जांपल और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली पेज पे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। दोज आर द पेन्स। दोज आर द पेन्स। दोज आर द पेन्स। दोज आर द पेन्स which you bought. Which you bought. Which you bought. यही है। इसका हिंदी अर्थ क्या है आपका? ये वे कलम है जिन्हें तुमने खरीदा। ये वे कलम है जिन्हें तुमने खरीदा था। ये वे कलम है जिन्हें तुमने खरीदा था। ये वे कलम है जिन्हें तुमने खरीदा था। चलिए देखिए, ये आपका क्या है?
दोज आर द पेन्स, ये क्या है आपका? ये आपका है क्लॉज, यानी उपवाक्य। एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य आपका ये है, यू बॉट, तुमने खरीदा। ठीक है, अब ये क्या है आपका? यही तो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन यही है। ठीक है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन, अभी आपको डिफिनेशन क्या बताया गया था? यही कि जो प्रोनाउन दो सर्वनामों, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले लगे नाउन, अपने से पहले न लगे नाउन का संबंध सीधे दूसरे उपवाक्य से प्रकट करता है, यही हमारा है। तो अपने से पहले लगे नाउन इसका क्या है? इसके अपने से पहले लगा नाउन अपने से पहले लगा नाउन, यही है पेंस। ठीक है, यही है हमारा नाउन, इसी का संबंध बता रहा है दूसरे उपवाक्य से। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, आपको ये समझ में आया कि नहीं अच्छे से? रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब सर्वनाम, वह सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़े, ठीक, और अपने से पहले लगे हुए नाउन का दूसरे उपवाक्य से संबंध प्रकट करे, वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया क्या क्या कैसे हुआ है। ये दो उपवाक्य हैं, ये बीच में आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले एक नाउन लगा है जिसका संबंध सीधे दूसरे उपवाक्य से बताया जा रहा है। ठीक है, यही है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब आगे आते हैं, आठों तो खत्म हो गए, आठों प्रोनाउन आपके खत्म हो गए। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रोनाउन आपका और बच रहा है, नौवां, जो कि हमने लिखाया नहीं, उसको हम महत्वपूर्ण नहीं समझे, लेकिन फिर भी उसको आप लिख लीजिए एक लाइन में। ठीक है, नौवां भी है एक, नौवां क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम। चलिए इसको देख लेते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम क्या है। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाए, अतः इसका प्रयोग जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों, एकदम फैक्ट है बेटा, ये अच्छे से समझना, जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, वस्तुओं से प्रत्येक के लिए किया जाए, प्रत्येक के लिए किया जाए, प्रत्येक के लिए किया जाए, यही क्या है हमारा? वही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड यानी शब्द है। कौन कौन से शब्द देखते हैं? नाइदर, आइदर, नन, ईच। क्या है? नाइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, आइदर, नन, ईच। नाइदर, आइदर, नन, ईच। ठीक है, ये सभी क्या है? यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इस समझ में आ रहा है ना? नाइदर का मतलब, नाइदर का अर्थ क्या होता है? नाइदर का अर्थ होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, आइदर का अर्थ क्या होता है? कोई भी, कोई भी। नन का अर्थ क्या होता है? नन का अर्थ होता है नहीं। ठीक, ईच का मतलब जानते हैं आप? ईच का अर्थ क्या होता है? ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। ठीक है, नाइदर, आइदर, नन, ईच यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। ठीक है, नाइदर मीन्स होता है कोई भी नहीं, आइदर मीन्स होता है कोई भी, नन मीन्स होता है नहीं, ईच मीन्स होता है प्रत्येक। ठीक है, आइए इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल पर चलते हैं। पहला एग्जांपल है आपका, नाइदर ऑफ यू कैन गो। नाइदर ऑफ यू कैन गो, इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तुम में से, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, नाइदर नाइदर ऑफ यू गो, यू कैन गो। नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नाइदर का प्रयोग हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के की तरह इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ जी? हिया कैसे चला आया? ठीक है, इसका प्रयोग किस तरह हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है इस वर्ड का प्रयोग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह। ठीक, प्रयोग हुआ है इसका। अगला हम देखते हैं, अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में है आपका, आइदर ऑफ यू कैन गो। आइदर ऑफ आइदर ऑफ यू कैन गो। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है।
तुम में से कोई भी जा सकता है, तुम में से कोई भी जा सकता है। ठीक है, तुम में से कोई भी वहां जा सकता है। ये भी हमारा आइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए आज तक यही आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो समझाया गया है, पहले जो रिवीजन करवाया गया है, उसके माध्यम से आपको इसी हिसाब से आपको डेली उसको रिवीजन करते रहना है। जितने अच्छे से रिवीजन होगा, रिवीजन ही करना है। रिवीजन करने में क्या होता है, ऐसे आप इसको जो बताया गया आपको पन्ना पलटते रहिए, देखते जाइए। ठीक है, उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं है, रटने से नहीं आता। ठीक है, कोई चीजें बार बार देखने से होता है। ठीक, कोई चीज बार बार देखो। अभी आप साइकिल चलाते हुए चले जाओ। ठीक है, मान लीजिए आप अपने घर से विद्यालय, विद्यालय से घर जाते हैं। ठीक, रास्ते में कहाँ पर सड़क पे कहाँ टूटी फूटी है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर क्या है, वो आपको सब देखते देखते मालूम पड़ जाता है ना। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर साफ है, यहाँ पर ठीक है। तो आप रात में भी चलाते हुए जाइए साइकिल, उसी सड़क पे, जिस सड़क पर से आप रोज गुजरते हैं अपने विद्यालय से घर, घर से विद्यालय। ठीक है, तो उसी रोड पर आप जो रोज डेली आप देखते रहेंगे कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर साफ है, यहाँ पर ठीक रोड है, यहाँ पर खराब रोड है। तो डेली देख रहे हैं आप। अगर आपको रात में किसी दिन जाना पड़ा तो आप क्या करेंगे, आप खड्डे में कूदेंगे लेके साइकिल? साइकिल खड्डे में चलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आपने उसको बार बार देखा है, बचा ले जाएंगे उसको ना, बच के चलाएंगे। ठीक, आपकी साइकिल गड्ढे में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने बार बार देखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पढ़ाई भी इसी प्रकार है। आप ऐसे पन्ना खोल के देखते रहिए जो पढ़ाया गया अभी। ठीक, पन्ना खोल के देख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, बस एक बार देख लीजिए उसको पूरा। ठीक, बार बार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे तो क्या होगा वो, तो जिस प्रकार आप सड़क के गड्ढे को नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार आप ये पढ़ाई लिखाई का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको नहीं भूलेंगे। चाहे इंग्लिश ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, बार बार देखने की कोशिश करिए, बार बार उसको थोड़ा रिवीजन भी कर लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि देख के ऐसे रख दो। ठीक, क्या क्या लिखा है उसको भी तो समझ लो कि हाँ क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसको देख लीजिए, उसको एक बार ऐसे मन में ही रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बस ऐसे देखते चले जाइए, देख देख के रख दीजिए। बार बार देखने से वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर कभी नहीं भूलेगा। जब उसको फिर से रिवीजन बंद कर देंगे तो फिर भूलेगा। ठीक है, इसीलिए उसको बार बार देखते रहिए। अभी किसी रास्ते से जाइए, ठीक है, तो डेली जाइए, तो खड्डा खुड्डा कहाँ है आपको मालूम रहेगा। आप रात में भी जाइएगा वहां पे, तो क्या होगा, आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पर गड्ढा है, रात है, कोई रोशनी नहीं है आपके पास, फिर भी आप उसको बचाते हुए जाएंगे। अगर उसी गड्ढे को क्या करेंगे, उसी सड़क पे क्या करेंगे, एक दिन गए, मान लीजिए डेली जा रहे हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गए, उसके बाद आप एकाएक बंद कर दीजिए वहां पर जाना। ठीक है, उसके बाद 10, 15, 20 दिन बाद फिर जाइए, तो क्या करेंगे, पता लगा कि वहां पर जो गड्ढा था, जो गड्ढा नहीं था, फिर से कोई गड्ढा हो गया वहां पे, तो जानकारी तो नहीं रहेगी ना। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई हो, चाहे दैनिक जीवन में कोई भी कार्य हो, अगर उसको हम देखते नहीं रहेंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाएगा। चाहे दैनिक जीवन की बातें हों, चाहे पढ़ाई लिखाई की बातें हों, जैसे हम दैनिक जीवन जीते हैं उसी प्रकार पढ़ाई को भी, अपने लाइफ को उसी प्रकार जीना होता है। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।